जिस हस्ती को सबसे पहले आपसे मिलाना चाहता हूं, उनकी खुसूसियत ये है कि सबसे पहली चीज़ वो इस मुल्क के एक बहुत अहम पेशा जिसको हम कहते हैं ज़राअत, उससे जुड़े हुए हैं। उनके वालिद साहब किसान थे, वो खुद उन्होंने किसानी का काम, किसान बनकर काम किया है। वो बाद में इंजीनियर बने। एक ही शख्स पहले किसान है, उसके बाद इंजीनियर है, उसके बाद वो शख्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर अदारे BRC के अंदर वो एज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसका इंतखाब होता है। और उसके बाद वो बंदा और आगे जाना चाहता है और हिंदुस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम कहते हैं, वो IPS ऑफिसर बनकर आज हमारे सामने मौजूद हैं। मैं दावत देना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के साथ जनाब नूरुल हसन साहब को। कदम जो जानवे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल को पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं दामन जो अपना कांटों से, वो फूल बन के कभी मुस्कुरा नहीं सकते। प्यारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मीडिया के कर्मचारी, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं काविश फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग में मुझे बोलने का और एज ए इम्पॉर्टेंट गेस्ट की तरह बोलने का मौका दिया। सो आई एम रियली फीलिंग प्रिविलेज अमंग्स यू। तो सबसे पहले मैं कुछ और बातें करने से पहले अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां से मैंने ये शुरुआत की और IPS तक का सफ़र मेरा जो है वो कितना लंबा रहा, कितना मुश्किल से रहा, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। 5 मिनट, क्योंकि टाइम मुझे 12 मिनट का दिया गया है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन 12 मिनट में मैं देखता हूँ कितना मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत। पीलीभीत में एक छोटा सा गाँव है हर्रायपुर, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। किसी ने नाम सुना है पीलीभीत का? बहुत कम बच्चे हैं उन्होंने सुना है। हर्रायपुर का नाम सुना है? मेरा नाम सुना है? ओके, वेरी गुड। तो वहां के स्कूल में 5th क्लास तक की एजुकेशन मेरी नॉर्मल हिंदी मीडियम प्राथमिक शाला पता है? प्राथमिक शाला में 5th क्लास तक मैं पढ़ा। 6th क्लास से मैंने सीखा ABCD पढ़ना। आप लोग किस क्लास से शुरू किए? 1st से शुरू किए। मैंने शुरू किया 6th क्लास से ABCD पढ़ना। A फॉर एप्पल कब सीखा? 6th क्लास में मैंने A फॉर एप्पल सीखा। 6th क्लास से 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक की पढ़ाई, पूरी की पूरी पढ़ाई मैंने हिंदी मीडियम और जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां से की। 12th तक की पढ़ाई करने के बाद मेरे दिमाग में आप लोगों की तरह इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं थी। केवी यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस उन्होंने दी, ये DRDO में आपको कैसे जाना है, स्कॉलरशिप आपको कैसे लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे ये भी नहीं पता था BTech क्या होता है, IIT क्या होता है। आपको पता है? यस, यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू नो ऑल दीज थिंग्स थ्रू काविश फाउंडेशन। लेकिन ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी। तो 12th क्लास में हमने डिसाइड किया कि BTech करना है। BTech भी कुछ होता है, लेकिन उसके लिए रहमानी 30 नाम की कोई कोचिंग होती है, ऐसी कोचिंग उस वक्त शायद नहीं थी। पढ़ने के लिए 35,000 की जरूरत थी, मेरे पास 35,000 रुपीज नहीं थे देने के लिए। तो फिर मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे BTech करना है। तो पापा ने बोला क्या करें, जमीन है, जमीन बेच देते हैं। 1 एकड़ जमीन थी घर पे, तो पापा ने 1 एकड़ जमीन बेच दी। 1 एकड़ जमीन बेच के 1 लाख रुपीज में उस वक्त 1 एकड़ जमीन बिकी और उसके 35,000 रुपीज हमने IIT और JEE की कोचिंग पे लगा दिए और 70,000 रुपीज में हमने एक सेमी स्लम टाइप का एक एरिया था बरेली में। बरेली का नाम सुना है? प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? वो बरेली से है।
तो हमने बीटेक की कोचिंग की, 35,000 वहां हमने खर्च किए और एक घर ले लिया छोटी सी जगह पे। और मेरे फादर कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते थे, मेरे फादर बहुत ही नॉर्मल नौकरी करते थे। मेरे फादर क्या थे, कचहरी में ग्रुप डी की जॉब करते थे, जिसको बोलते हैं पियोन। पियोन का नाम सुना है आपके स्कूल में भी होंगे। तो मेरे फादर पियोन थे, ग्रुप डी में थे, उनको 4,000 रुपए मिलते थे। तो 4,000 रुपए में आजकल तो 5-6 हजार रुपए तो ट्यूशन की फीस होती है, तो 4,000 रुपए में कोचिंग नहीं हो पाती थी। तो मैं सारी चीजें खुद से ही पढ़ता था। घर पे तंग हालात ऐसे थे कि न्यूज़पेपर भी नहीं आता था। न्यूज़पेपर आने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे बहुत ज्यादा शौक था। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मैं, जो ढाबे होते हैं, ढाबों का नाम सुना है आपने, कोई गया है? तो ढाबे पे जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था उस दौरान, 11-12 के टाइम पे। तो आप लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, कोचिंग अवेलेबल है, न्यूज़पेपर अवेलेबल है, आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, रहमानी 30 की गाइडेंस अवेलेबल है, काविश की गाइडेंस अवेलेबल है। ये सारी चीज हमारे पास नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हिम्मत नहीं हारी और आईआईटी की कोचिंग की। और आईआईटी में तो नहीं हुआ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा बीटेक में सिलेक्शन हो गया। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। बीटेक की जब हम तैयारी कर रहे थे, बीटेक में जब हम थे, तो वहां की फीस देने के लिए भी पापा के पास पैसे नहीं थे। तो उस फीस को पूरा करने के लिए मैंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला। मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। शायद अभी अच्छी होती तो रहमानी 30 में मुझे जॉब मिल जाती। तो वो मैं क्या करता था, बच्चों को पढ़ाता था। 2,000 रुपए वहां से मुझे आते थे और इस तरीके से मैं अपने बीटेक की पढ़ाई को पूरा करता था। बीटेक की जो खर्चे होते थे उसको पूरा करता था। और मन में एक जज्बा था। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो स्टोरी यहाँ पे सुनाई, ही इज माई रोल मॉडल, वो हमें, उनकी जो स्टोरी थी, उसकी स्टोरी मुझे अपनी स्टोरी से काफी सिमिलर लगती थी। वो भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, एक गांव से थे। तो उनकी जब मैंने पहली किताब पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने ये बोला कि अगर आप कोई ख्वाब देखते हो और आपके अंदर उस ख्वाब को पूरा करने का जज्बा है, आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है, तो वो ख्वाब आप जरूर पूरा कर सकते हो। इसी जज्बे के साथ मैं पढ़ता रहा और बीटेक मैंने पास कर लिया। और कैंपस से मेरी एक जॉब नहीं लगी, दो जॉब लगी। पहली जॉब लगी सीमेंस में और दूसरी जॉब लगी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। मैंने सीमेंस ज्वाइन कर लिया। सीमेंस ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था। फैमिली को 2 छोटे भाई थे, उनकी एजुकेशन को मुझे आगे बढ़ाना था। तो सीमेंस ज्वाइन करने के बाद, सीमेंस में जब गया तो मुझे प्राइवेट जॉब अच्छी नहीं लगी। मुझे लगा दिस इज नॉट माय एरिया, यहाँ मैं ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। 1 साल जॉब करने के बाद किसी ने बोला आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करिए, वहां पे आपको टाइम मिलेगा और वहां पे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू की और पहले ही बार में पहला इंटरव्यू देने मैं कहां आया? मुंबई आया। अणु शक्ति नगर में मैं आया। अणु शक्ति नगर में आके मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने नाम सुना है? ओके, वेरी गुड। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैं साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए आया, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम देने के लिए आया। मेरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गांव से चल के मैं इंजीनियर बना, इंजीनियर से सीमेंस में आया, सीमेंस से मैं साइंटिस्ट में आ गया। अब जिंदगी में साइंटिस्ट बन के एक तरीका तो यह था कि मैं अपने आप को यहीं पे महदूद कर देता और यहीं पर खुश हो जाता, यहीं पर एक्सेल करता। लेकिन मैंने सोचा कि जिंदगी में और बड़े एम अचीव करने हैं, इससे भी आगे जाना है। लेकिन जाएंगे कैसे? कोचिंग, जॉब छोड़ नहीं सकते, कोचिंग छोड़ नहीं सकते, पैसा इतना नहीं है घर पे, तो जॉब करनी है। जॉब करते करते ही कुछ करना है। तो जॉब को ज्वाइन करता रहा मैं और मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। अब मैंने टारगेट बनाया, आईएएस आईपीएस को अपना टारगेट बनाया कि मेरा टारगेट जो है अब आईएएस आईपीएस बनना है। और मैंने तैयारी शुरू की। लोगों ने बोला, पहला क्वेश्चन जो लोगों ने बोला सॉरी, क्या आप मुस्लिम हैं? और आईएएस आईपीएस में मुस्लिम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता।
दूसरा, लोगों ने बोला कि आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और आईएएस आईपीएस में तो कॉन्वेंट एजुकेटेड चाहिए, उर्दू मीडियम के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो सकते। खैर, उन सब बातों से मेरा जो मोरल है वो बहुत डाउन हुआ, लेकिन मुझे अब्दुल कलाम साहब की बात याद थी कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे हैं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये जान के मैं तैयारी करता रहा। पहला अटेम्प्ट दिया, मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा शायद ये लोग सही बोल रहे थे, लेकिन फिर से मैं खड़ा हुआ, फिर से मैं दोबारा से तैयारी शुरू की और दूसरा अटेम्प्ट दिया। सीरियस अटेम्प्ट, जो कहना चाहिए दूसरा अटेम्प्ट था, वही मेरा पहला अटेम्प्ट था। इस बार मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया सीधा। पहले ही अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया। इंटरव्यू में पहुंचने के बाद मुझे बहुत कम मार्क्स आए, 121 मार्क्स आए, और फिर से मुझे उन्हीं लोगों ने बोला कि आपके साथ मुस्लिम हैं, चूंकि इसलिए आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसलिए आपको नंबर कम दिए। फिर मैंने उन लोगों से बोला कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर से मैंने तैयारी शुरू की, फिर से मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और मैं फिर से इंटरव्यू में पहुंच गया। इस बार इंटरव्यू में जो मेरी कमियां थी, उन कमियों को मैंने दूर किया और उन कमियों को दूर करता हुआ इंटरव्यू में इस बार मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 190 मार्क्स आए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आईपीएस बन के आपके सामने आ गया। तो इसके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मंजिल मेरी मेरा हौसला देखकर। तो आपको ये जो मेरी लाइफ की जो जर्नी है, आपको इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। पहली चीज जो आपको, मैं किसी भी ऑडियंस में जाता हूं जो मैं बोलता हूं कि पहली चीज तो ये है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है, यहाँ किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं एक गांव का एक नॉर्मल फैमिली का इंसान, जिसके पास पैसे भी नहीं थे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, वो पहले इंजीनियर बना, फिर साइंटिस्ट बना, फिर उसके बाद देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसको कहते हैं सबसे वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स लेके मैं आईपीएस बन गया। तो जब मैं कर सकता हूं ये काम, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिविल सर्विस, जो आप ये बोला जाता है कि आप गरीब हैं, नॉर्मल फैमिली से हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हैं, तो आप सिविल सर्विस को नहीं निकाल सकते, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। आप किसी भी बैकग्राउंड से, सही, आपके मुमरा से कुछ लोग आए हैं, मुमरा से एक बच्चा है जो कि वहां की स्लम एरिया में रहता था, उस बच्चे ने सिविल सर्विस निकाला और वो सिविल सर्विस निकाल के अभी आईएएस बन के वेस्ट बंगाल में सर्व कर रहा है, अंसार शेख के साथ ही है, अभी जूनियर है उसका। तो ये सब बच्चे जब ये सारे काम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको छोटे एम से सेटिस्फाई नहीं होना है। आपको आपने कुछ छोटा अचीव कर लिया है, आप टीचर बन गए हैं या कुछ, मैं टीचर के जॉब को छोटा नहीं बोल रहा हूं, अपने एम को बहुत बड़ा रखना है और एक के बाद एक टारगेट अचीव करते जाना है। जब मैं इंजीनियर था तो इंजीनियर में ही खुश हो सकता था, साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट में ही खुश हो सकता था, लेकिन मैंने ये सब छोड़ के आगे बढ़ा और मैं आईपीएस आया। और अभी मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगे और भी कोशिश करूंगा और भी आगे जाऊंगा। बिल्कुल सर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। एक कुछ 2 मिनट कंक्लूड करना है आपको। ओके। तो जिंदगी में बच्चों 3-4 बातें और मैं बोलना चाहूंगा, मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता था, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है। 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा कि आपको जिंदगी में आपके जो एम हैं वो बहुत बड़े रखने हैं। आपको एम डिसाइड करना है, एम आपके बहुत बड़े रखने हैं। आपने ग्रेविटी जानते हैं, ग्रेविटी? तो ग्रेविटी में आप तीर आपने निशाने पे मारते हैं तो तीर कैसे नीचे जाता है? ग्रेविटी की वजह से। इसी तरीके से आपके एम होते हैं। आप अपने एम अगर बड़े रखेंगे तो छोटे एम तो आपको वैसे ही अचीव हो जाएंगे। अगर आप सपना आपका आईएएस, आईपीएस या बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना होगा, तो मुंबई में तो आप वैसे ही आप कर लेंगे। आपका सपना होगा यूएस जाके पढ़ाई करना है, तो मुंबई के बेस्ट कॉलेज में तो आप वैसे ही आ जाएंगे। तो अपने एम बड़े रखिए, टारगेट अपने बड़े रखिए और टारगेट अचीव करने के लिए आपको हर दिन कोशिश करनी है।
हर दिन कोशिश करने की कि मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं कि एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग 100 माले की है। 100 माले की बिल्डिंग पे अगर आपको पहुंचना है तो आप स्पाइडरमैन है क्या? स्पाइडरमैन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो चढ़ना पड़ेगा या फिर लिफ्ट से जाना पड़ेगा। और कोई रास्ता है? तो उस बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ये सीढ़ियां क्या हैं? ये सीढ़ियां हैं आपके अभी के सब्जेक्ट। ये जो बिल्डिंग है वो आपका करियर है। आपको अपने करियर में अगर अचीवमेंट करना है तो इन सीढ़ियों को चढ़ना है। ये सीढ़ियां हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। ये सब आप पढ़ते चले जाएंगे तो सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो आप मेहनत करिए, आप लगन से मेहनत करिए, लगन अपने रखिए, अपने अचीवमेंट गिनाते रहिए, लोगों को ख्वाब देखिए और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाइयां पकड़ सकते हैं। मैं टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बार बार बोला जा रहा है कि आप बाहर आइए। मैं बाहर जाता हूं, एक शेर पढ़ के मैं बाहर जाता हूं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाने नए शुभ शाम पैदा कर, अगर खुदा दिले फितरत सनाज दे तुझको, लहू ते लाला गूं से कलाम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। जोरदार तालियां नूरुल हसन साहब के लिए और उतनी ही जोश और खरोश